आपका स्वागत करता हूँ। देखो बेटा, कल हम लोग का शाहजहां खत्म हुआ था। शाहजहां जहांगीर है ना जी, जहांगीर फिर शाहजहां फिर औरंगजेब। आज हमको औरंगजेब पढ़ना है, ठीक है। औरंगजेब से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? शाहजहां जहांगीर, ठीक है। जहांगीर पढ़ा था 1605 से 1627, ठीक है। जहांगीर पढ़ा था। अब हम लोग को पढ़ना है औरंगजेब, ठीक है। तो औरंगजेब से पहले हम लोगों ने जो जहांगीर पढ़ा था, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ा था शाहजहां, ठीक है। अब आएगा औरंगजेब। तो शाहजहां के बारे में हमने कल आपको बताया था कि इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1627 में, 1627 में हुई थी। और इसकी जो कौन थी? मुमताज महल की मृत्यु 1645। कहां हुई थी? मुमताज महल की मृत्यु दिल्ली में, ठीक है। अब देखो, इसके बाद आता है औरंगजेब। इसके पहले जो शाहजहां था, शाहजहां ने आपको पता है कि ताजमहल बनवाया था, है ना। तो ताजमहल को किसने बनाया था? उस्ताद ईसा, याद कर लेना। उस्ताद ईसा ने ताजमहल बनाया तथा अहमद लाहौरी, ताजमहल के बारे में कुछ याद कर लेना भाई। ताजमहल किसने बनाया था? उस्ताद ईसा। और उसका आर्किटेक्चर कौन था? अहमद लाहौरी, ठीक है। उस्ताद ईसा मतलब वहां का बनाया था उसने, और अहमद लाहौरी उसका आर्किटेक्चर था, जो जिसने उसको मतलब मैप बना रखी, ऐसा ताजमहल बनेगा, डिजाइन दिया था, ठीक है। क्वेश्चन है, डिजाइन किसने दिया था? अहमद लाहौरी। बनाया किसने था? उस्ताद ईसा, ठीक है। इसमें ताजमहल में लगभग 20,000 लोगों ने काम किया था, 20,000 लोगों ने काम किया था, ठीक है, ताजमहल बनाने में, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है? औरंगजेब जब शासक बना था, तो उसके शासक बनने से पहले हमने आपको बताया था कि बहुत सारे युद्ध हुए थे। धर्मत का युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध हुआ, है ना। दारा सिकोह से सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, अपने भाई को हराया था, ठीक है। जहां आरा, रोशम आरा, ये जो इसकी लड़कियां थी, ये अपने भाइयों का पक्ष कर रही थी कि भाई ये बने और ये बने। तो आप इसमें एक फिगर बना लो। एक तरफ लिखो युद्ध, ये पूछे जाते हैं युद्ध, एक तरफ वर्ष और एक तरफ परिणाम। एक तरफ युद्ध, एक तरफ वर्ष, एक तरफ परिणाम। युद्ध में लिखो धर्मत सामूगढ़, धर्मत का युद्ध। दूसरा लिखो सामूगढ़ का युद्ध। धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। और तीसरा लिखो बेटा खंजवा का युद्ध। खंजवा का युद्ध। और चौथा लिखो देवराई का युद्ध। ठीक है। ये जो सारे युद्ध हैं, ये उत्तराधिकार के लिए लड़े गए। उत्तराधिकार के लिए लड़ने का मतलब है कि जब शाहजहां था, उसके बाद जो उसके मतलब वंशज थे, मतलब उसके बाद आने वाले औरंगजेब और उसका भाई दारा, है ना, और एक उसकी जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, ये जो सारी उसकी संतानें थी, उनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर बहुत सारे युद्ध हुए थे, ठीक है। पहला युद्ध धर्मत का, दूसरा सामूगढ़ का, तीसरा खंजवा, चौथा देवराई। अब इसमें आपको देखना है कि किस वर्ष हुए थे, ठीक है। धर्मत के युद्ध में लिखो, वर्ष है इसका 1658, 1658, ये है अप्रैल 1658, ठीक है। सामूगढ़ का है जून 1658, जून 1658। और खंजवा का है जनवरी 1959, जनवरी 1959। और देवराई का है अप्रैल 1659, 1659। और ये है अप्रैल 1659, ठीक है। ये देखो, ये अप्रैल 1658, जून 1658, जनवरी 1659 और अप्रैल 1659, ये लड़े गए। अब इसके परिणाम क्या हुआ?
परिणाम में लिखो, जो धर्मत का युद्ध था औरंगजेब जीता व दारा हारा। ठीक है, दारा मतलब दारा शिकोह। इसमें भी क्या हुआ, औरंगजेब जीता, औरंगजेब जीता व दारा हारा। हाँ, दोनों ही युद्ध। देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, औरंगजेब और दारा के बीच। कौन जीता था, औरंगजेब, हारा कौन था, दारा। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, औरंगजेब और दारा, जीता कौन, औरंगजेब। इसके बाद है खंजवा का युद्ध, खंजवा का युद्ध है औरंगजेब जीता वह सुजा हारा। शाह सुजा इसका एक भाई था, वह सुजा हारा। ठीक है, सुजा मतलब शाह सुजा। इसके बाद है देवराई, इसके बाद देवराई युद्ध में औरंगजेब ने दारा की हत्या कर दी। ठीक है, औरंगजेब ने दारा की हत्या कर दी थी। कुल मिला के जो इनका पूरा रिजल्ट था, जो चारों युद्ध थे, इनका रिजल्ट क्या निकला, औरंगजेब जीता। ठीक है, आ गया बेटा। औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है, औरंगजेब सुल्तान बनने से पहले इसने बहुत सारे युद्ध लड़े। ठीक है, उत्तराधिकार के युद्ध थे। उत्तराधिकार युद्ध का मतलब जो जीतेगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, तो उत्तराधिकार के इसने इतने सारे युद्ध लड़े। इन युद्धों में पहला धर्मत का था, दूसरा सामूगढ़, तीसरा खंजवा, चौथा देवराई। ठीक है, अप्रैल 58, जून 58, जनवरी 59 और अप्रैल 59, ये सारी सीरीज थी और ये रिजल्ट था इसका। इससे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, बस सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, क्वेश्चन पूछे गए। तो ये देखो, इन सारे युद्ध में कौन जीता था, औरंगजेब। जब औरंगजेब जीता तब ये 1658 में राजा बना। 1658 से 1707, 1658 से 1707 इसका टाइम पीरियड आ जाता है। ठीक है, 1658 से 1707 इसका टाइम पीरियड आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं औरंगजेब। ये तो इसके उत्तराधिकार के युद्ध हो गए, ये उत्तराधिकार के युद्ध हो गए। अब हम आते हैं औरंगजेब के ऊपर। औरंगजेब का क्या था और कैसे इसने शासन चलाया। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अब देखो औरंगजेब में सबसे पहला फैक्ट क्या आता है आपका, इसे जिंदा पीर कहते हैं। लिखो, इसे जिंदा पीर कहते हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब। ठीक है, इसके बाद आता है इसका जन्म 1618 में उज्जैन में हुआ। इसका जन्म 1618 में उज्जैन में हुआ। ठीक है, इसका जन्म कहां हुआ, उज्जैन में हुआ। देखो, इसका विवाह दिलरास बानो बेगम, इसका विवाह दिलरास बानो बेगम से हुआ। दिलरास बानो बेगम से हुआ, जिसे रबिया बीवी कहा गया, जिसे
रबिया बीबी कहा गया। ठीक है, इसका विवाह किससे हुआ था? दिलरास बानो बेगम। और याद रखें, दिलरास बानो बेगम कहां की थी? फारस की। ठीक है, दिलरास बानो बेगम कहां की थी? फारस की। ठीक है, तो दिलरास बानो बेगम को हम लोग रबिया बेगम बोलते हैं। देखो, इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ये ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। लिखो इसका राज्याभिषेक आगरा में, इसका राज्याभिषेक आगरा में सामूगढ़ युद्ध के बाद कराया। राज्याभिषेक आगरा में सामूगढ़ युद्ध के बाद हुआ। ठीक है, इसका जो राज्याभिषेक था वो सामूगढ़ युद्ध के बाद हुआ था। सामूगढ़ युद्ध के बाद इसने अपना राज्याभिषेक कराया था। इसके बाद देखो, इसका दूसरा राज्याभिषेक देवराई के युद्ध के बाद हुआ। इसका दूसरा राज्याभिषेक देवराई के युद्ध के बाद हुआ। दूसरा राज्याभिषेक देवराई के युद्ध के बाद हुआ। तो देखो, इतने सारे फैक्ट आपके पास बेटा है। औरंगजेब क्या कहते थे इसको? जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर कहा जाता था। इसका जन्म 1618 में उज्जैन में हुआ था। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 2 बार। पहला राज्याभिषेक कब हुआ? सामूगढ़। अभी बताया ना, सामूगढ़ के धर्मक का युद्ध, देवराई का युद्ध। पहला राज्याभिषेक सामूगढ़ के बाद और दूसरा राज्याभिषेक देवराई के बाद। ठीक है, देखो, सामूगढ़ में इसने दारा को हराया था और देवराई में इसने दारा की हत्या कर दी थी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ये सारे फैक्ट याद रखना। और इसकी शादी किससे हुई थी? दिलरास बेगम, दिलरास बानो से हुई थी, जिसको प्यार से क्या बोला जाता था? रबिया बीबी। रबिया बीबी से इसकी शादी हुई थी। और इसके पहले शादी किससे? नूरजहां से किसकी हुई थी? शाहजहां की तो मुमताज से हुई थी, जहांगीर की। और नूरजहां किसकी बीबी थी असलियत में? अली कुली बेगम, है ना? अली कुली बेगम। इसके बाद लिखो बेटा, इसने नवरोज उत्सव शुरू किया। इसने नवरोज उत्सव हुआ। झरोखा दर्शन, नवरोज उत्सव हुआ, झरोखा दर्शन मनाया। नवरोज उत्सव हुआ, झरोखा दर्शन मनाया। ठीक है, इसके बाद लिखो ये संगीत का विरोधी था। संगीत का विरोधी था। संगीत का विरोधी था। संगीत का विरोधी था। ठीक है, संगीत का विरोधी था। सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। ठीक है, ये संगीत का विरोधी था और ऐसे सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। अब देखो, ये संगीत का विरोधी था, लेकिन इसमें नीचे लिखे ना, यह एक कुशल वीणा वादक था। यह एक कुशल वीणा वादक था। ठीक है, यह एक कुशल वीणा वादक था।
इसके बाद लिखो 1679 में पुनः जजिया कर लगाया। पुनः जजिया कर लगाया, ठीक है, पुनः जजिया कर लगाया। अब देखो जजिया कर को हटाया किसने था? अकबर ने। अकबर ने हटाया जजिया कर। जजिया कर को अकबर ने हटाया था और औरंगजेब ने पुनः लगा दिया। देखो अकबर द्वारा कुछ बहुत अच्छे अच्छे काम किए गए थे, जैसे 1562 क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत। 1563 तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ था। 1564 जजिया कर समाप्त हुआ था, ठीक है। 1585 इबादत खाना बना था, ठीक है। 1575 में इबादत बना। 1578 में धर्म संसद बनाई थी, ठीक है। 1582 में क्या हुआ था? इसने क्या किया था? दीन एक इलाही धर्म चलाया था, दीन ए इलाही धर्म। 1583 में, हाँ 1583 में इलाही सम्मत चलाया था। ये सारे अकबर से बातें आपको याद रखनी बेटा, ठीक है। 1562 में सती प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया, 75 में इबादत खाना, 78 में धर्म संसद, 82 में दीन इलाही और 83 में इलाही सम्मत। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो 1664 में 1564 में जजिया कर अकबर हटा गया था और 1679 में औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया, ठीक है। औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया। इसके बाद लिखो, ठीक है। इसकी मृत्यु 1707 में हुई। इसकी मृत्यु कब हुई? 1707 में। अब देखो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती है मुगलों से। देखो जैसे ही 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी तो उसी समय जो मुगलों की सत्ता थी, वो खत्म हो गई थी, ठीक है। 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगलों का जो आधिपत्य था, मुगलों की जो रंगबाजी थी वो खत्म हो जाती है। इसके बाद जो आएंगे ना, जैसे औरंगजेब के लड़के हुए और फर्रुखसियर हुआ, है ना, और अकबर दोती हुआ, बहादुर शाह जफर दोती हुआ, ये सारे इनके बाद आएंगे, लेकिन वो इनके जैसे साहसी नहीं थे, ठीक है। अब इसके बाद जो शासन चलेगा वो कुछ आदमियों की मुट्ठी में चलेगा। अभी तक औरंगजेब को जो शासन चला था वो औरंगजेब ने खुद चलाया था, और जैसे ही 1707 में औरंगजेब खत्म होता है तो मुगलों की असली रंगबाजी खत्म हो जाती है। अब फिर यहां से शुरू होता है आधुनिक भारत, ठीक है। आधुनिक भारत यहां से शुरू होता है, मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न इंडिया। 1707 के बाद का जो भी टाइम पीरियड है, इसके बाद जितने भी राजा बनेंगे वो सब किसके अंडर काम करेंगे? वो सब कुछ जो बहुत अमीर लोग थे, उन अमीर लोगों में हमें अभी बताएंगे आपको सैयद बंधु। ये कुछ अमीर टाइप के लोग जो है सैयद बंधु, इनके अंडर में काम करेंगे। ये जैसा बोलेंगे वैसा ये राजा करेंगे, क्योंकि 1707 के बाद मुगलों में ऐसा कोई साहसी शासक नहीं था या ऐसा कोई राजा नहीं था जो अपने हाथ से शासन चला ले, ठीक है। तो 1707 के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मुगलों की, ठीक है। उत्तरोत्तर मुगल इसको बोलते हैं, और उत्तरोत्तर मुगल के साथ साथ यहीं से आधुनिक भारत भी का शुरू हो जाता है, ठीक है। तो देखो कुछ चीजें बची हैं मुगलों से जो पूछी जाती हैं, ठीक है। उसमें लिखो मुगलों की भाषा फारसी थी। मुगलों की भाषा फारसी थी, ठीक है। मुगलों की भाषा फारसी थी। उसके बाद लिखो बेटा, अब देखो आप ये इतना जानते हो कि जो भी मुगल थे वो सब मुसलमान थे, फारसी मुसलमान थे, लेकिन इनके समय एक हिंदू विद्वान था। देखो मुगलों के समय पहला हिंदू विद्वान मुल्ला बाजी था।
मुल्ला बाजी था। मुल्ला बाजी था। पहला हिंदू विद्वान कौन था? मुल्ला बाजी। देखो मुगलों का स्टार लिखते हैं ना, मुगलों का जनपद सरकार के नाम से जाना जाता था। सरकार के नाम से जाना जाता था। जो मुगलों का जनपद था उसको हम लोग क्या बोलते थे? सरकार बोलते थे। सरकार बोलते थे। मुगलों के जनपद को क्या बोला जाता था? सरकार। उसके बाद लिखो बेटा, देखो मुगल सेना का सैन्य विभाग, मुगल सेना के सैन्य विभाग का प्रधान, मुगल सेना के सैन्य विभाग का प्रधान मीर बख्शी था। मीर बख्शी था। मीर बख्शी था। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, निकोलाओ मनुची। निकोलाओ मनुची। निकोलाओ मनुची मुगलों का चिकित्सक था। निकोलाओ मनुची मुगलों का चिकित्सक था। ठीक है, लिखो मुगलों में माल होता ना, माल, लिखो माल भू राज्य से संबंधित था। भू राज्य से संबंधित था। मुगलों में माल भू राज्य से संबंधित था। देखो अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में है। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में है। दिल्ली में है। दिल्ली में है। इसका लिखो, इसका लिखो मार्को पोलो। मार्को पोलो इटली का शासक था। मार्को पोलो इटली का शासक था। जो मार्को पोलो इटली का शासक था। मार्को पोलो कहां का था? इटली का शासक था, जो पांड्य राजा के दरबार में आया। कहा, किसके दरबार में आया था? पांड्य राजा के दरबार में आया। जो पांड्य राजा के दरबार में आया था। इसके बाद लिखो इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। मोरक्को का निवासी था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसके बाद लिखो निकोलस पोंटी। निकोलस पोंटी इटली का था, जो देवराय प्रथम के दरबार में आया। निकोलस पोंटी। निकोलस पोंटी इटली का नागरिक था, जो देवराय प्रथम के दरबार में आया था। ठीक है, अब बेटा एक वो बना लो, जो यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, तो इसमें लिखो, एक तरफ लिखो ग्रंथ,
एक तरफ लिखो फारसी अनुवादक, एक तरफ लिखो ग्रंथ, एक तरफ लिखो फारसी अनुवादक, फारसी अनुवादक, एक तरफ ग्रंथ, एक तरफ फारसी अनुवादक। ग्रंथ में लिखो बेटा रामायण, रामायण, रामायण का फारसी अनुवादक में लिखो, लिखो बदायूनी, बदायूनी, बदायूनी। रामायण में लिखो, इधर लिखो बेटा रामायण, इधर लिखो बदायूनी, ठीक है, रामायण और बदायूनी। इसके बाद लिखो महाभारत, लिखो महाभारत, महाभारत, महाभारत में लिखो बेटा बदायूनी और शेख सुल्तान, बदायूनी व शेख सुल्तान। रामायण, रामायण और महाभारत किसने लिखा था? बदायूनी ने, ठीक है, फारसी अनुवाद। और इसमें लिखा महाभारत, क्वेश्चन में लिखा रज्मनामा। ये पूछा था बेटा कि महाभारत तो हिंदी में नाम है, लेकिन उसका फारसी में अनुवाद हुआ तो उसका नाम क्या पड़ गया था? रज्मनामा, ठीक है, रज्मनामा। इसके बाद लिखो राजतरंगिणी, 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 ठीक है, राजतरंगिणी में मुल्ला मोहम्मद, फारसी अनुवादक में लिखो मुल्ला मोहम्मद, राजतरंगिणी लिखो बेटा मुल्ला मोहम्मद, ठीक है। इसके बाद लिखो भगवत पुराण, भागवत पुराण, भागवत पुराण, भागवत पुराण में लिखो टोडरमल, भागवत पुराण में लिखो टोडरमल, ठीक है, भागवत पुराण में लिखो टोडरमल, टोडरमल, ठीक है। इसके बाद लिखो पंचतंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचतंत्र में लिखो अबुल फजल, पंचतंत्र में लिखो बेटा अबुल फजल। क्या लिखो? अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो फारसी अनुवाद था वो किसने किया था? अथर्ववेद में लिखो बेटा हाजी इब्राहिम सरहिंदी, हाजी इब्राहिम, हाजी इब्राहिम सरहिंदी, हाजी इब्राहिम सरहिंदी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको रट लेनी बिल्कुल। ये रामायण, महाभारत, राजतरंगिणी, भागवत पुराण, पंचतंत्र और अथर्ववेद। देखो बेटा, अगर आपको ये पूछा जाए कि राजतरंगिणी लिखी किसने थी, भाई पहले हिंदी में लिखी होगी तभी तो फारसी अनुवाद हुआ होगा, तो हिंदी में किसने लिखी थी? कल्हड़। राजतरंगिणी को लिखा किसने था? कल्हड़। और राजतरंगिणी में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो राजतरंगिणी में की गई है कश्मीर के इतिहास के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है किसमें? राजतरंगिणी में, जिसका फारसी अनुवाद किया था मुल्ला मोहम्मद ने। यहां से देखो रामायण का फारसी अनुवादक बदायूनी ने, ठीक है। ये बदायूनी वही व्यक्ति है जिसने अकबर का विरोध किया था, ठीक है, अकबर का विरोध किया था और अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो बदायूनी और शेख सुल्तान ने किया था, ठीक है। महाभारत में जो फारसी अनुवाद हुआ था उसका टाइटल क्या दिया गया था? रज्मनामा, ठीक है। राजतरंगिणी मुल्ला मोहम्मद, भगवत पुराण किसने की थी? टोडरमल, ठीक है, टोडरमल। पंचतंत्र किसने किया था? अबुल फजल। याद रखना, अबुल फजल का एक भाई फैजी भी था जो अकबर के नवरत्नों में था। अथर्ववेद की हाजी इब्राहिम सरहिंदी, ठीक है, इन्होंने अथर्ववेद की जो का फारसी अनुवाद किया था, अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया था, ठीक है। लिखो
एक फैक्ट और लिख लो, दारा शिकोह बहुत बड़ा विद्वान था। दारा शिकोह बहुत बड़ा विद्वान और ज्ञानी था। दारा शिकोह बहुत बड़ा विद्वान था। दारा शिकोह बहुत बड़ा विद्वान था। इसने 52 उपनिषदों का, इसने दारा शिकोह में लिखना बेटा, दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया। 52 उपनिषदों का अनुवाद किया, जिसे सिर्र-ए-अकबर कहा गया। जिसे सिर्र-ए-अकबर, ये लिखना बेटा, जिसे सिर्र-ए-अकबर क्या कहा गया बेटा? जिसे सिर्र-ए-अकबर कहा गया। सिर्र-ए-अकबर कहा गया। लिखो दूसरा पॉइंट लिखो, शाहजहां ने लाल किले में दीवान-ए-आम बनवाया। शाहजहां ने लाल किले में दीवान-ए-आम बनवाया, जिसमें तख्ते ताऊस रखा जाता था। लाल किले में दीवान-ए-आम बनवाया, जिसमें तख्ते ताऊस रखा जाता था। ठीक है, अब तख्ते ताऊस क्या था, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तख्ते ताऊस, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। औरंगजेब के बाद जो उत्तरोत्तर मुगल आएंगे, औरंगजेब के बाद बेटा अभी कौन और मुगल हैं, लेकिन इसके बाद जो मुगल आएंगे वो उत्तरोत्तर मुगल होंगे, और वहीं से हमारा 1707 के बाद ही क्या शुरू होता है, आधुनिक भारत, ठीक है, मॉडर्न इंडिया। और वहीं से शुरू होकर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसीलिए यहां से क्वेश्चन बेटा एक पूछा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में, ठीक है। लेकिन देखो 1707 में मृत्यु तो हुई थी, लेकिन ये अंतिम मुगल नहीं था, ठीक है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि अंतिम मुगल कौन था, तो अंतिम मुगल आएगा बहादुर शाह जफर दोती, ठीक है, बहादुर शाह जफर दोती, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और तो 1707 के मुगल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, थैंक यू।